क्या कभी सोचा है कि इंडिया में जब जानवरों पर साइंटिफिक रिसर्च होती है तो क्या वो बस ऐसी हो जाती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरा कानूनी और एथिकल सिस्टम काम करता है। तो चलिए आज इसी रूल बुक को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये नियम बनाता कौन है? कौन तय करता है कि रिसर्च की हदें क्या होंगी, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब एक खास संस्था में है। एक ऐसी बॉडी जो इंडिया में जानवरों पर होने वाले हर तरह के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखती है। और इस संस्था का नाम है CPCSA, यानी कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये कोई आज की संस्था नहीं है। इसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाया गया था। मतलब आसान भाषा में कहें तो असली पावर इसी के पास है। लेकिन पता है, ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है। इन सब के पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है, जिसे हम 3 आवर्स के नाम से जानते हैं। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। तो ये 3R है क्या? पहला R है रिप्लेसमेंट, मतलब अगर कोई और तरीका है, कोई विकल्प है, तो जानवरों का इस्तेमाल करो ही मत। दूसरा R है रिडक्शन, मतलब अगर जानवरों का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है तो कम से कम संख्या में करो। और तीसरा R है रिफाइनमेंट। इसका मतलब है कि अपने तरीके सुधारो, एक्सपेरिमेंट को इतना बेहतर बनाओ कि जानवरों को दर्द और तकलीफ ना के बराबर हो। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें, लेकिन असल में ग्राउंड पर प्रैक्टिकली रिसर्च करने वालों को किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अब उस पर आते हैं। और नियम ना बिल्कुल साफ और सीधे हैं। पहली बात, एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही कर सकते हैं। दूसरी, अगर किसी प्रोसीजर में दर्द होना है तो एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंट से पहले, उसके दौरान और बाद में भी जानवरों की पूरी देखभाल करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी जानवर को बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा है तो उसे तड़पाने के बजाय उसे दर्द से मुक्ति देनी होगी, एक मानवीय तरीके से। तो देखिए, यहाँ एक मोटी लकीर खींच दी गई है। एक्सपेरिमेंट की इजाजत सिर्फ और सिर्फ तब है जब वो किसी बहुत जरूरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो और उसका कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही ना हो। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए या कहिए कि हाथ साफ करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल, ना, उस पर तो पूरी तरह से पाबंदी है। अच्छा, नियम तो बन गए, पर ये पक्का कौन करेगा कि इन नियमों को माना भी जा रहा है ना जरूरी सवाल। तो चलिए देखते हैं कि इन रूल्स को लागू कौन करवाता है। यहाँ सीन में आती है IAEC, यानी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी। अब ये क्या है? समझिए कि हर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक वॉचडॉग, एक पहरेदार होता है। ये वही कमिटी है। और रूल ये है कि हर इंस्टीट्यूट को ये बनानी ही पड़ेगी। जानवरों पर होने वाला कोई भी रिसर्च, कोई भी, इनकी परमिशन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम बहुत फोकस्ड है। हर एक इंस्टीट्यूट के लिए अपनी खुद की एक IAEC होती है, मतलब एक इंस्टीट्यूट, एक कमेटी। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो इसे ऐसे समझिए कि ये एक डबल लेयर सिक्योरिटी जैसा है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है CPCSA, जो रजिस्ट्रेशन करती है और कभी भी जाकर इंस्पेक्शन कर सकती है। और फिर उसके नीचे लोकल लेवल पर हर इंस्टीट्यूट की अपनी IAC है, जो एक एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है। और हाँ, किस जानवर पर क्या हुआ, इसका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना भी कंपलसरी है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ना, ये दरअसल एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, दो बहुत जरूरी चीजों के बीच। मकसद साइंस को रोकना बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है कि साइंस आगे तो बढ़े, लेकिन जानवरों की भलाई की कीमत पर नहीं। विज्ञान और कल्याण दोनों साथ साथ चलें। बस यही एक बैलेंस इस पूरे सिस्टम की जान है, उसकी आत्मा है। एक बात और, ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। साइंस हर रोज बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इन एथिकल नियमों को भी नई चुनौतियों और नई खोजों के हिसाब से कैसे बदलना होगा, कैसे वो खुद को अडॉप्ट करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल में इस पूरी बहस को एक नई दिशा देगा।